पहले जैसे सीमेन के जांच में हम लोग केवल सीमेन का काउंट, मोटिलिटी और उसका स्ट्रक्चर देखते थे। अब डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के द्वारा हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उसमें से कितने परसेंट स्पर्म्स जो है वो डीएनए उनका ठीक है और किसका डीएनए खराब है परसेंटेज वाइज। इस तरह के स्पर्म सैंपल जो हम लोग के पास आ रहे हैं जिसका कि डीएनए डैमेज होने का फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उस प्रक्रिया में भी इक्सी के द्वारा मदद मिलती है। जब हम लोग स्पर्म्स को डायरेक्टली टेस्टिस से लेते हैं, स्पर्म्स भले ही बाहर मिल रहे हो लेकिन डायरेक्टली टेस्टिस से लेने पे और इक्सी करने से उसमें देखा गया है कि प्रेगनेंसी रेट ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें डीएनए को फ्रेगमेंट होने का टाइम नहीं होता, डीएनए डैमेज होने का टाइम नहीं होता। इक्सी और इमसी की सफलता की दर अलग अलग क्लिनिक्स में अलग अलग है, अलग अलग कंटिनेंट्स में अलग अलग है। डिपेंड करता है कि हम लोग के पेशेंट्स का प्रोफाइल कैसे है, यंग पेशेंट आ रहे हैं कि ओल्ड आ रहे हैं, क्या डिजीज लेके आ रहे हैं। आईवीएफ और इक्सी में लगभग हो सकता है 5% का फर्क हो सफलता में। कुछ केसेस में तो इक्सी बिल्कुल कंपलसरी है, जिसमें माइल्ड डिग्री का मेल इनफर्टिलिटी है या मॉडरेट डिग्री का, सीवियर डिग्री नहीं है, जिसमें कि हम लोग को स्पर्म्स मिल जाते हैं 50,000 से 1 लाख स्पर्म्स पर एग। तो उसमें कुछ काउंट कम भी हो तो आईवीएफ करना इसलिए अच्छा हो सकता है, शायद इसलिए कि उसमें स्पर्म्स का नेचुरल सिलेक्शन होता है। मेरा नाम हिमांशु रॉय है, मैं यहाँ सृजन इनफर्टिलिटी क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि आईयूआई या आईवीएफ से भी सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए इससे भी आगे की टेक्निक है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसे इक्सी बोलते हैं। इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इक्सी जो ये करते हैं हम लोग, एक मशीन होती है, वो अलग से जरूरत पड़ती है आईवीएफ करने के अलावा, जो जिसका मैंने जिक्र किया, माइक्रो मैनिपुलेटर सिस्टम विथ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इसमें स्पर्म्स को हम लोग 1000 गुना आकार बढ़ा के देख सकते हैं। तो जो आईवीएफ में हम लोग का काम 60 गुना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से चल जाता है, जो जूम माइक्रोस्कोप है, इसलिए कि उसमें हम लोग को केवल अंडों को देखने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग को स्पर्म्स देखना रहता है, स्पर्म को हम लोग सेलेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में और उसका साइज इतना छोटा होता है तो उसे आवर्तित करना पड़ता है, मैग्नीफाई करना पड़ता है 1000 गुना। तो ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इक्सी से ही मिलती जुलती एक और टेक्निक है जो वर्चुअली इक्सी ही है, बट उसका नाम होता है इमसी, IMSI होता है, जिसमें कि इक्सी तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन इसको और भी ज्यादा मैग्नीफाई करके करते हैं। इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मैग्नीफाइड और मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। ये जो होता है आवर्धन, इसमें जो इक्सी में 1000 टाइम्स हम लोग उसको मैग्नीफाई करते थे, इमसी में इसको हम लोग 5000 to 10,000 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, एक अलग से माइक्रोस्कोप में अटैचमेंट लगा के, जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप रहता है। तो इससे फायदा ये होता है कि हम लोग स्पर्म केवल देख नहीं सकते हैं कि वह चल रहा है कि नहीं, बल्कि उसके पूरे आकार को हम लोग नाप सकते हैं। इक्सी का एक और इंडिकेशन, मैंने क्यों इक्सी की जाती है, आजकल एक नया इंडिकेशन इसमें और जुटा है। हम लोग जानते हैं आजकल काफी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है और इसके चलते जो स्पर्म्स का क्वालिटी होता है, डीएनए स्पर्म के अंदर जो होता है वो खराब हो जाते हैं। इसको डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करके एक टेस्ट भी आया है, डीएफआई टेस्ट इसको बोलते हैं, जो कि आजकल पहले जैसे सीमेन के जांच में हम लोग केवल सीमेन का काउंट, मोटिलिटी और उसका स्ट्रक्चर देखते थे। अब डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के द्वारा हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उसमें से कितने परसेंट स्पर्म्स जो है वो डीएनए उनका ठीक है और किसका डीएनए खराब है परसेंटेज वाइज। और अगर 30% से ज्यादा का डीएनए खराब है तो उसको खराब बहुत माना जाता है, और 20% से कम अगर डीएनए डैमेज है तो उसको अच्छा माना जाता है, और 20 से 30% को बॉर्डर लाइन माना जाता है। तो इस तरह के स्पर्म सैंपल जो हम लोग के पास आ रहे हैं जिसका कि डीएनए डैमेज होने का फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उस प्रक्रिया में भी इक्सी के द्वारा मदद मिलती है। जब हम लोग स्पर्म्स को डायरेक्टली टेस्टिस से लेते हैं, बिकॉज जो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है वो स्पर्म्स जो टेस्टिस के अंदर हम लोग के बनते हैं वहां से लगभग 60 से 80 दिन लगता है उसको बाहर आने में, मैच्योर होकर निकलने में, और इसी प्रोसेस 60 से 80 दिन में उसका डीएनए भी फ्रेगमेंटेड होता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें पहले आईवीएफ फेल हुआ है और सीमेन बिल्कुल ठीक दिख रहा है बट डीएनए फ्रेगमेंटेशन जिसमें हाई है, तो इन टाइप के केसेस में भी स्पर्म्स भले ही बाहर मिल रहे हो लेकिन डायरेक्टली टेस्टिस से लेने पे और इक्सी करने से उसमें देखा गया है कि प्रेगनेंसी रेट ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें डीएनए को फ्रेगमेंट होने का टाइम नहीं होता है, डीएनए डैमेज होने का टाइम नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली फ्रेश स्पर्म, बिल्कुल नए उत्पन्न स्पर्म से करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते कि इक्सी किया जाता है।
इक्सी और इमसी की सफलता की दर अलग अलग क्लिनिक्स में अलग अलग है, अलग अलग कंटिनेंट्स में अलग अलग है। डिपेंड करता है कि हम लोग के पेशेंट्स का प्रोफाइल कैसे है, यंग पेशेंट आ रहे हैं कि ओल्ड आ रहे हैं, क्या डिजीज लेके आ रहे हैं। सब जगह रेशियल बहुत वेरिएशन होता है कि किस जैसे अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, स्पेनिश ओरिजिन के लोग हैं, एशियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो बहुत ही जेनेटिक भी प्रभाव काफी पड़ता है ये सब चीज पर। लेकिन अगर हम लोग अपने देश और अपने क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आईवीएफ और इक्सी में लगभग हो सकता है 5% का फर्क हो सफलता में। कुछ केसेस में तो इक्सी बिल्कुल कंपलसरी है, जैसे कि अगर किसी को एजोस्पर्मिया है, जीरो स्पर्म है और उसे अपने ही स्पर्म से अगर कराना है तो इसमें उसको कोई चॉइस नहीं है, इसमें तो इक्सी ही करना है। दूसरा होता है कि अगर जिसको फर्टिलाइजेशन फेलियर हो गया, पहले के जो आईवीएफ हुए सब स्पर्म्स नॉर्मल था, एग भी नॉर्मल दिख रहा था, बट तभी भी फर्टिलाइज नहीं हो पाया, एम्ब्रियो बना ही नहीं, तब इस टाइप के केसेस में भी ये हम लोग दोबारा हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसमें इक्सी ही किया जाता है। तो ये सब रीजन है जिसमें कि इक्सी हम लोग को करना ही करना है। बहुत सारे स्टडीज अब नए नए आने लगे हैं, इसलिए कि बहुत सारे क्लिनिक्स में वो लोग का मानना है कि हम लोग वेट क्यों करें कि फर्टिलाइजेशन फेल हो। तो बहुत सारे जगह पे इक्सी फॉर ऑल इसको बोलते हैं कि सब केसेस में केवल इक्सी ही करते हैं। आईवीएफ का भी केस हो तो इक्सी ही किया जाता है, इसलिए कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, ना पेशेंट रिस्क लेना चाहता है, ना डॉक्टर रिस्क लेना चाहता है। और इक्सी से जब कोई नुकसान नहीं होता है तो बहुत लोग का मानना है कि आखिर फिर क्यों किया जाए। लेकिन इसका जो दूसरा एक मत है, अभी नया फिर से लोग आना शुरू किए हैं कि जिसमें माइल्ड डिग्री का मेल इनफर्टिलिटी है या मॉडरेट डिग्री का है, सीवियर डिग्री नहीं है, जिसमें कि हम लोग को स्पर्म्स मिल जाते हैं 50,000 से 1 लाख स्पर्म्स पर एग, तो उसमें कुछ काउंट कम भी हो तो आईवीएफ करना इसलिए अच्छा हो सकता है, शायद इसलिए कि उसमें स्पर्म्स का नेचुरल सिलेक्शन होता है। इक्सी जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग स्पर्म्स को हम लोग देखकर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आईवीएफ की टेक्निक में या नॉर्मल जो प्रजनन होता है उसमें स्पर्म्स का सिलेक्शन जो होता है कि हजारों लाखों करोड़ों स्पर्म्स में कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करे, वो नेचुरली सिलेक्टेड होता है। हम लोग को पता नहीं है कि उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, अभी विज्ञान को जानना बहुत बाकी है कि कैसे एग स्पर्म को सिलेक्ट करता है और इस पे काफी शोध चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इक्सी फॉर ऑल नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए आईवीएफ से ही हो, शायद उसका फ्यूचर में परिणाम अच्छा रहे। और इक्सी का शायद फ्यूचर में हो सकता है पता चले कि नहीं कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, लेकिन अभी तक जो प्रूफ हम लोग के पास साइंटिफिक प्रूफ है इसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं निकल के आई है। और अलग अलग क्लिनिक्स अलग अलग, कुछ लोग इक्सी फॉर ऑल करते हैं, कुछ लोग इक्सी केवल जिसमें जरूरत है उसी में करते हैं, अदरवाइज आईवीएफ करते हैं। और इसमें सफलता की दर वही, अगर फर्टिलाइजेशन फेल कर जाएगा इक्सी में तब तो 0% हो जाएगा चांसेस, तो इक्सी करने से वो सब केसेस बच जाता है, तो 5 to 10% चांसेस बेटर रहता है इक्सी अगर हम लोग करें पर साइकिल आईवीएफ की तुलना में।